नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इस खास कार्यक्रम में। और इस मंच पर आज हमारे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। बढ़ते बाज़ारवाद में शायद हर कोई उपभोक्ता है, और जब आप और हम उपभोक्ता हैं तो हमारे कुछ अधिकार भी हैं। इन अधिकारों के प्रति जो जागरूकता हाल फिलहाल में आई है, उसे कहा जा सकता है कि ये एक नई क्रांति के तौर पर लिया गया है। और इसीलिए 1986 में 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया। और इस कानून को लागू होने के बाद एक लंबा सफ़र हमने देखा है। बचपन में एक बेहद ख़ास विज्ञापन आया करता था, जो बाद में एक तरह से एक ऐसा संवाद बन गया जो हर किसी के दिल में, दिमाग में बस गया, जागो ग्राहक जागो। और इसी कानून की जागरूकता के लिए जो मुहिम छेड़ी गई, आज उस मुहिम की एक अग्रणी प्रहरी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जस्टिस संगीता ढींगरा हैं, जिनके हाथ में आपके और हमारे जैसे ग्राहकों का, उपभोक्ताओं की कानूनी जो अधिकार हैं उसकी रक्षा करने की ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरे इस मंच पर। और तमाम आपको सुनने के लिए तमाम अधिवक्ता भी तैयार हैं और हम सभी लोग। शुक्रिया। सबसे पहले मैम मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आखिर ये कमीशन करता क्या है? इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशंस हैं, स्टेट कमीशन है और नेशनल कमीशन है जी। हायरार्की है, जुरिस्डिक्शन डिवाइडेड है। जो कम क्वांटिटी, कम पैसों का जो केस है वो तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल किए जाते हैं जी। और जो 50 लाख से ऊपर है और 2 करोड़ तक है वो स्टेट कमीशन में फाइल किए जाते हैं, और उसके ऊपर जितने भी हैं वो नेशनल कमीशन में फाइल किए जाते हैं जी। तो ये जनरली ये सारे केसेस जो हैं वो कंज्यूमर से कनेक्टेड हैं। जहाँ पे भी उनकी कोई डिफ़िकल्टी है, जहाँ पे भी उनके साथ कुछ अन्याय हुआ है, जैसे कि मान लीजिए फ्रिज ठीक नहीं आया, वॉशिंग मशीन ठीक नहीं आई, तो ये 10, 20, 25 हज़ार के जो केसेस हैं ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल किए जाते हैं। मेनली स्टेट कमीशन में बहुत केसेस हैं हमारे पास जो बिल्डर्स के खिलाफ है। वहाँ पे लोगों ने मकान, फ्लैट्स, प्लॉट्स बुक किए थे, लेकिन उनको वो टाइम पे नहीं मिले। उसके अंदर उन्होंने 3 साल, 5 साल का टाइम फिक्स किया था, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक भी उनको वो केस उनको नहीं मिले। तो इसलिए मेनली हमारे पास स्टेट कमीशन में इस तरह के केसेस हैं। अगर मैं ख़ासकर दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की बात करूं, मैं किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आती हैं, ख़ासकर उपभोक्ताओं के मद्देनज़र किस तरह के केसेज हैं? और अगर किसी उपभोक्ता को बाज़ार में धोखा हो जाए तो कैसे आपके पास आ सकता है? उसके लिए तो उसको एक कंप्लेंट फाइल करना होगा। एक सिंपल पेपर पे फाइल करना है। 25,000 रुपीज़ फीस है जो प्रोवाइडेड है एक्ट के अंदर, वो जमा करानी है। और उसके बाद 1 हफ्ते के बाद, उसके फाइलिंग के बाद ही उसका केस लग जाता है और उसके ऊपर सुनवाई हो जाती है। अगर वो वाकई में मतलब कुछ अपना केस बता पाता है तो नोटिस इशू करके तो हम दूसरी पार्टी को बुलवा लेते हैं, और फिर जो प्रोसीजर एज पर एक्ट है उसको फॉलो करके, क्योंकि ये एक्ट जो है इसमें एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन उस तरह नहीं होती। ये तो सिर्फ एफिडेविट फाइल होते हैं और उसी के ऊपर ये केसेस डिसाइड होते हैं। लेकिन मैम जैसे हर जगह आम लोगों के, मैं ये सारे सवाल आपसे यूं कर रही हूँ जैसे कोई एक आम आदमी पूछना चाहेगा आपसे, क्योंकि मौका बहुत अच्छा है और आप मिल गई हैं हमें। अगर एक आम लोग नज़रिए से देखा जाए
तो हमें शिकायत होती है कि कानून उतने मजबूत नहीं हैं या फिर वो हमारी पहुंच में नहीं होते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह के मसलों के लिए उपभोक्ताओं के लिए या कंज्यूमर प्रो हमारा कानून है जो कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाता है? देखिए, कानून तो कोई भी हो, चाहे कंज्यूमर का हो या चाहे कोई दूसरे हैं, कानून तो हमारे पास बहुत है जी। लेकिन हमेशा जब भी कोई मुश्किल आती है तो उसकी एग्जीक्यूशन पे मुश्किल आती है। इसमें भी मैं कंज्यूमर में भी कहूँगी कि मान लीजिए अगर हमने केस डिसाइड कर दिया और डिक्री कर दी है उनके फेवर के अंदर जो कंज्यूमर है, तो अब हमें मुश्किल ये आती है कि हमने जिस आदमी के खिलाफ हमने ऑर्डर किया है उससे हमने पैसे लेने हैं मान लीजिए, और अब पैसे लेने के लिए वो तो सामने आते नहीं। बिल्कुल। हम वारंट ऑफ अटैचमेंट करेंगे, वारंट ऑफ अरेस्ट करेंगे, उसकी भी दिक्कत ये है कि हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। इसमें कंज्यूमर वाली जो कोर्ट्स है उसमें बहुत कुछ अभी है जो करने वाला है, तो हम अटैच ही नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है हम ऑर्डर तो कर देते हैं लेकिन एक्चुअली जो हमको उनको न्याय देना है, न्याय तो तब होगा ना कि जब उनको अगर हमने कह दिया कि जी आपके पास उनके 50 लाख थे तो इसको वापस करिए, तो जब तक उनको वापस नहीं होता तो वो पेपर ऑर्डर क्या करेंगे। बिल्कुल। लेकिन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो कई बदलाव भी किए गए और उससे सूरत बदली है, और अगर देखें तो किस तरह के आज जो चुनौतियां हैं उसके हिसाब से किस तरह के बदलाव की ज़रूरत आप महसूस कर रही हैं कि यहाँ ज़रूरी है थोड़ा बदलाव, उससे ज़्यादा ये चीज़ें प्रो कंज्यूमर होगी? ऐसे तो सभी चीज़ें अपने दे आर इन प्लेस, लेकिन डेफिनेटली अब तो नया एक्ट भी आ गया है। नए एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऐड ऑन हुई है, और सबसे जैसे मीडिएशन है जो कि कभी पहले नहीं था। तो जब भी कोई केसेस आते हैं तो उनको हम ऑफिशियली यानी कि लीगली एज पर लॉ हम मीडिएट करवा सकते हैं। तो ये तो बहुत अभी हमने बहुत सारे मीडिएटर्स रखे हैं, 116 अभी मीडिएटर्स रखे हैं, लेकिन बस वही थोड़ी मुश्किल आ रही है कि जगह तो उतनी है। अगर मान लीजिए हमारे पास जगह और हो तो हम अगर 116 नहीं तो कम से कम आधे तो बिठा दें, और अगर आधे बिठा दें और उनको एक एक फाइल भी दे दे तो फिर हमारी तो बहुत अच्छी डिस्पोजल हो जाएगी। लेकिन इस तरह की मुश्किलें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुश्किलें तो फिर हर जगह आती है। हर कोर्ट में ये वाली मुश्किल है, स्टाफ की मुश्किल होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़े थोड़े समय के बाद हम आगे कदम रखते जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो अपनी इन 3 साल की जो कुछ भी है उसी की बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि इन 3 सालों में हम काफ़ी अपनी वहाँ पे कमीशन में बहुत फॉरवर्ड आ गए। लेकिन मैं 3 सालों की बात चल रही है तो कंज्यूमर जैसे ही हम कहते हैं हम सबके दिमाग में 140 करोड़ जनता आती है। हर कोई कहीं ना कहीं कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, कुछ न कुछ तो लेता है। इन 3 सालों में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको बीइंग अ जज ऐसा लगा कि ये अलग तरीके का था या एक नई चुनौती की तरह से आपके सामने आया? देखिए, मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग लोग आते हैं। वो बुजुर्ग इसलिए हो गए हैं कि उन्होंने 20-20 साल 25-25 साल पहले बुकिंग्स करवाई थी प्लॉट्स की जी, फ्लैट्स की, जो उनको आज तक भी नहीं मिले। तो चुनौती मुझे लगता है कि रोज ही आती है, क्योंकि वो अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं और जो देने वाले हैं वो देना नहीं चाहते जी। शायद ऐसी भी सिचुएशन है कि उनके पास वो भी किसी ना किसी लिटिगेशन या किसी ना किसी मुसीबत में है जहाँ पे वो अटके हुए हैं और वो पैसे दे नहीं पा रहे जी। जी बिल्कुल। और बुजुर्गों के जो पूरी गाड़ी कमाई वो निकल गई है। हाँ। जाहिर सी बात है कि बहुत, और स्पेशली हमारे पास देखिए मेडिकल नेग्लिजेंस के जो केसेस हैं, मैं वही उसी सवाल पे आ रही थी जी। अच्छा। जी प्लीज़ बताएं मैम। मैं बस इसमें ऐड ऑन करना चाह रही थी कि हाल में आयोग ने एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैसला दिया
उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस पे ये कहा गया कि डॉक्टर की भूमिका इसमें नहीं होती है। अब इसको कैसे लिया जाए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास मीडिया हाउसेस के पास ऐसी आती रहती हैं जहाँ पे जानबूझ के डॉक्टर्स ने कुछ अलग तरीके की ट्रीटमेंट की या फिर ज़रूरत नहीं थी वो किया। मैं इसको किस तरह से लूँ, क्योंकि पूरे अगर बाकी देशों में देखा जाए वहाँ पे ये मसला काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, इसको हम लोग कैसे लें? देखिए, अभी तक जो हमारे पास मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस आए हैं, अभी लेटेस्ट जजमेंट मैंने खुद ने दी है जी। और उसमें मैंने ये कहा है कि ठीक है, डॉक्टर्स का काम है देखना, केयर करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन है उनको फॉलो करना। लेकिन मान लीजिए अगर एक पेशेंट जिसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता और उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या हर टाइम हम डॉक्टर को ही कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर की सिर्फ एक ड्यूटी है कि वो हर तरह से पेशेंट को जो भी बेस्ट पॉसिबल मेडिसिन है, जो भी बेस्ट पॉसिबल केयर है वो दे। लेकिन भगवान तो वो भी नहीं बन सकता ना, क्योंकि वो लास्ट अथॉरिटी तो मैं समझती हूँ कि वही है। अब अभी एक परसों मैंने एक जजमेंट दी है, अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट थे, तो वो अपने बेड पे बैठे हुए हैं, उनके साथ जो उनको देखता है, उनका जो भी अटेंडेंट था फैमिली का, वो बाहर चले गया दरवाजे तक, उनको कुछ उठाना था, वो जरा सा आगे हुए और आगे होते ही वो उलट गए बेड से, तो जिससे उसके बाद उनकी 2-4 रोज के बाद डेथ हो गई। तो अब आप बताइए, इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस वाली तो कोई बात नहीं आएगी ना? जी, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर्स तो अटेंड कर रहे थे, जो पेशेंट है, जो कैंसर पेशेंट है, उसको मेडिसिन्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल रही थी। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि डॉक्टर का कोई कसूर नहीं, तो हमने कहा कि डॉक्टर का कोई कसूर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैम, मैं जब देख रही थी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 2019, इससे हेल्थ केयर शब्द हटा दिया गया है और इसका मतलब ये समझा जाएगा कि जो भी स्वास्थ्य को लेके जो भी मुद्दे होंगे उसे उपभोक्ता अधिनियम के अंतर्गत उसको नहीं लाया जाएगा। क्या इसको वैसे समझें या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्ड वहाँ पहले हेल्थ केयर था जी, अब उसमें लिखा हुआ है ऑल सर्विसेज, तो वो हेल्थ केयर वर्ड जरूर हट गया है, बट नोवेयर बाय नो मीन्स इट मीन्स कि उसमें जो डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वो कवर नहीं होंगे। अच्छा, और मेडिकल से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब, पैथोलॉजिकल नेग्लिजेंस भी उसमें हर चीज़। जी, अब मैं जब मेडिकल पे हम लोग जैसी बात करते हैं मैम, तमाम और चीज़ें भी याद आने लगती हैं, एडवर्टाइजमेंट्स याद आने लगते हैं। सरोगेट एडवर्टीजमेंट्स का आजकल ज़माना माना गया है और इसमें हर तरफ जो है वो विज्ञापन बहुत ही ज़्यादा अहम हो गया है। कोई भी बड़ा सितारा एडवर्टीजमेंट कर रहा होता है, उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पड़ रहा होता है। क्या मैं ये मानूं कि जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं और एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं तो इसमें मोरालिटी भी, एक एथिक्स और मोरालिटी की भी बात आ जाती है। क्या आयोग ने कुछ इस पर फैसले दिए हैं या इसको लेकर, खासकर सरोगेट एडवर्टीजमेंट को लेकर किस तरह से आयोग देखता है? ये जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है ये कवर्ड है नए एक्ट में। अगर आप देखिए तो ये जितनी भी मैल प्रैक्टिस है ना, कि एक मान लीजिए कोई भी सितारा है तो वो एडवर्टाइजमेंट देता है और मैं जाती हूँ और मैं सोचती हूँ ये ज्वेलरी बहुत अच्छी है तो मैं खरीद लेती हूँ और बाकी वो पीतल निकलती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मैल प्रैक्टिसेस उसमें कवर्ड है। तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बाहर हैं। हाँ। तो उनके लिए मतलब वो वहाँ पे पिटीशन या कंप्लेंट इस तरह की फाइल हो सकती है।
लेकिन ऑनलाइन जब हम बात करते हैं, आजकल हर कोई ऐसा शायद ही किसी बड़े शहर में, छोटे शहरों तक पहुंच गया है कि ऑनलाइन हम नई चीज़ें मंगाते हैं। अगर हमने ऑनलाइन शॉपिंग की और वहाँ हमारे साथ कोई भी धोखा होता है, या हमने जो मंगाया, अक्सर शिकायत आती है कि आपने जो मंगाया चीज़ें अलग आ गई, गलत आ गई, या खाने तक की चीज़ों में गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे में हम कंज्यूमर कोर्ट तक कैसे पहुँच पाएंगे? कमीशन हमारी क्या मदद कर पाएगा? देखिए, जो भी हम खरीदते हैं ऑनलाइन या मंगवाते हैं खाने को, उसकी भी अगर कंप्लेंट है तो वो तो नॉर्मली कंप्लेंट होगी, जैसे कमीशन में, स्टेट कमीशन में या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, डिपेंडिंग अपॉन जो भी उसके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं, उसी तरह उसकी कंप्लेंट होगी। वो कवर्ड है, न्यू एक्ट में तो बिल्कुल ही कवर्ड है। लेकिन जैसे मैं अभी देख रही थी मैम, जब आपसे बात करनी थी तो रिसर्च के दौरान, कि गूगल ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के लिए अलग से जुर्माना उस पर लगाया गया, गूगल पर, और उसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। और जिसको गूगल का ये मानना है, हालांकि 1338 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में उसको देना पड़ा है, मतलब देना है, हालांकि उसकी चुनौती उसने सुप्रीम कोर्ट में दे रखी है। मैं ये जानना चाह रही थी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है, अगर उसके महत्व को हम देखें, उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कंपनियों का एक अधिकार हो जाता है, मोनोपोली हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी कंज्यूमर कोर्ट की भूमिका आगे बढ़ेगी, और एक ही कंपनी आगे बढ़ रही है, इसको रोका जा सकता है इस कंज्यूमर कमीशन के? देखिए, जो आप बात कर रही हैं उससे कंज्यूमर कमीशन का कोई लेना देना नहीं है। वो कॉम्पिटिटिव कमीशन जो है, CCI जो है, वो उसको देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो भी इस तरह का बिजनेस है, उसका उनसे कंसर्न है। हाँ। ये दोनों जो दोनों चीज़ें हैं, आई मीन दोनों CCI और जो हमारा कमीशन है, इनका इस तरह आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ कंज्यूमर्स, हम तो सिर्फ उन लोगों को डील करते हैं जो एक कंप्लेंट लेके आते हैं कि लेकिन मैम, जैसे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अकेली ही हैं, कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरी किसी जगह से ले सके। तमाम ऐसी कंपनीज़ हैं जो कोई एक चीज़ बनाती हैं, वो अकेली वही है, जबकि दूसरी कंपनीज़ भी आ सकती थी, समहाउ वो नहीं आती हैं। क्या इस बात को, अब वो कंपनी चाहे वो अच्छी चीज़ बनाए या बुरी चीज़ बनाए, महंगी दे या सस्ती दे, मुझे मजबूरी है कि मैं उसी से लूँ, क्या इस मामले को लेकर मैं कंज्यूमर कमीशन के सामने आ सकती हूँ? नहीं, मुझे लगता है ये बात बिल्कुल अलग है जी। हम मतलब ये क्या करते हैं कि अगर किसी को कुछ अन्याय हुआ है, उसको कोई रिफंड लेना है, उसकी कोई किसी और तरह की कंज्यूमर के साथ कनेक्टेड कंप्लेंट है लेने के बाद, हाँ, लेने के बाद, तो हम तो सिर्फ वो डील करेंगे और उसमें हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अब रेलवेज है, आपके एयरलाइंस है, टिकट्स बुकिंग है, सामान गुम गया, इस तरह की जो चीजें हैं, हम तो इस तरह, जो कमीशन है वो सिर्फ इस तरह का डील करता है। ये जो कंपटीशन है कि एक ही सिर्फ कंपनी है और दूसरा, मुझे लगता है उसमें हमारा कोई भी बिल्कुल भी इंटरफेरेंस किसी भी तरह लेकिन अगर कंज्यूमर आता है अपनी शिकायत लेके और उस खुश नहीं है उस सर्विसेज से, तो आप हम वहीं तक उसका। लेकिन फिर भी जैसा आपने बताया मैम कि एयरलाइंस और रेलवे को लेके भी आप लोग काफ़ी जागरूक रहते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद इस देश में इसको लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें आती होंगी, खासकर अब छुट्टियां चली हैं, बार बार कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं, एयरलाइंसेस कैंसिल हुए हैं। ऐसे मामले में जबकि हमारे लिए कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया है, खासकर एयरलाइंस और रेलवे को लेके, किस तरह से उनको कम से कम दिक्कत हो, क्या कुछ इस तरह का अवेयरनेस इन एयरलाइंसेस के को दिया जाता है या इन रेलवे के तमाम बोर्ड्स तक या उस मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाता है ताकि इस तरह की दिक्कतें ना हो? इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम उनको किसी तरह की गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हमारे पास कोई केस आता है तो उसको हम डील करते हैं। जैसे कि अभी लुफ्थांसा एयरवेज का कोई जो भी जा रहे थे लोग, तो उनका सामान गुम गया, तो हमने कहा कि ये तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो उनको हमने उनका जो भी पेमेंट कॉम्पनसेशन
दिया, कुछ रिफंड भी दिया। तो अक्सर ये शिकायतें आती हैं मैम। जी जी मैम प्लीज। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको कोई गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन डेफिनेटली अब लीगल अवेयरनेस कंज्यूमर की वो अब स्पेशली जो नया एक्ट है उसके आने के बाद बहुत सारा हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कंज्यूमर की जितनी भी अवेयरनेस है वो उनको, ठीक है लोगों को बहुत अवेयर है, लेकिन उनको और बताया जाए इन लॉज के बारे में, इन रेगुलेशंस के बारे में, वो कहाँ जा सकते हैं और क्या इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो खासकर इस कमीशन को लेकर, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी और आपने जैसे बताया कि वो लगातार आप कोशिश कर रही हैं कि कंज्यूमर्स के बीच में भी एक अवेयरनेस फैले, और किस तरह की योजनाएं हैं जिससे कम से कम दिल्ली में रहते हुए एज ए कंज्यूमर हम लोग अपने आप को एम्पावर्ड फील करें? नहीं देखिए, मेन तो फिर यही है कि एक मीडिएशन हमने नया स्टार्ट किया है जी। और दूसरा ऐसे है कि लीगल अवेयरनेस है, स्कूल्स कॉलेजेस तक हम लेके जाएं, और ताकि जिस तरह लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, मैं तो ये चाह रही हूँ क्योंकि मैंने लीगल सर्विस अथॉरिटी में काम किया हुआ है, तो वहाँ हम स्कूल से शुरू करते थे, स्कूल्स और कॉलेजेस एंड फिर जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वहाँ सब जगह हम लोग ले जाया करते थे उस लीगल अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए। तो मेन तो इस वक्त यही है। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा और हमारे को स्टाफ रिक्रूट हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, एक नई बिल्डिंग मिल जाए क्योंकि बहुत छोटी सी जगह है। तो ये सब कोशिशें जारी हैं। स्टाफ्स की कमी आप लोग के पास, क्या पेंडेंसी रेट भी है मैम स्टाफ्स की कमी की वजह से? इस वक्त हमारे पास 10,000 केसेस हैं, मतलब स्टेट कमीशन की मैं बात कर रही हूँ, और स्टाफ बहुत है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हमें और स्टाफ हो तो शायद हम जितनी भी पेंडेंसी है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इस वक्त पूरे कोरम है। पहले बीच में कभी ऐसा भी रहा है कि मेंबर ही नहीं था, तो इस वक्त मैं प्रेसिडेंट हो गई और 4 मेंबर हमारे पास और हैं, और वो जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फ़र्क रहता है। जिसने जो काम किया होता है तो उसकी थोड़ा सा हाथ ज़रा जल्दी चलता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ स्टाफ और बिल्कुल। और हाँ। ऐसे में अगर जब स्टाफ की बात करें मैम, जो नए वकील हैं बडिंग जो अभी आ रहे हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए क्या क्या विकल्प यहाँ खुला हुआ है? देखिए, हम तो जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों और चाहे वो लास्ट ईयर के हों, इंटर्न्स जितने भी हमारे पास इंटर्न्स आना चाहें, हम इंटर्न्स को रखते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग देते जैसे लीगल सर्विसेज में देते हैं, और मैंने तो सर्टिफिकेट भी बनवा रखा है ताकि उनको सर्टिफिकेट, और मैं खास करके क्योंकि बच्चे बहुत बैठे हैं और मुझे लगता है मेरी ये जो बात है और फैल जाएगी, बिल्कुल, जैसे ताकि इन सबको पता हो कि ये वहाँ पे मतलब जितने भी दिन चाहे, 1 महीने का वैसे जनरली हमने रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं तो हम उनको वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग देके भेजते हैं। हमारे पास जगह बहुत कम है, पर फिर भी हम उनको अकोमोडेट करते हैं। जब आप ये कह रही हैं मैम, तो कई लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, मैं उनका सवाल भी लेना शुरू करती हूँ, उसके बाद आपसे बातचीत भी जारी रखूँगी। जी, पहला सवाल। गुड आफ्टरनून माय लीडरशिप, माय नेम इज़ हिमांशु। मैम, जैसा कि आपने ई कॉमर्स के बारे में एक्सप्लेन किया, ई कॉमर्स की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो सही, पर स्टिल प्रॉपर फ्रेमवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसके लिए। ऐसे में जुडिशरी कैसे हेल्प आउट कर सकती है जो लोग इससे अफेक्टेड होंगे? कि नया एक्ट आ गया है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो खैर वैसे जस्ट ऑफ दी बाय द वे बता रही हूँ कि हमने ई फाइलिंग शुरू कर दी है, जो कि कंज्यूमर कोर्ट में कभी नहीं थी। लेकिन बात यह है कि जुडिशरी स्पेशली जुडिशरी या जो जजेस है या जो प्रेसिडेंट, मान लीजिए मैं बैठी हूँ, तो मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती ना। मैं आई हैव टू गो टू द गवर्नमेंट, आई हैव टू आस्क फॉर स्टाफ,
I have to ask for infrastructure. तो it's a vicious circle. तो डेफिनेटली वो मैंने पहले ही कहा है कि लॉज तो हमारे पास बहुत है, लीव असाइड कंज्यूमर, इवन अदर लॉज भी आप देखिए तो वी हैव वेरी गुड एनैक्टेड लॉज, बट द क्वेश्चन इज वेदर वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दम, कैन वी एग्जीक्यूट दम, वी ऑलवेज फाइंड अ डिफिकल्टी. थैंक यू मैम. मैम एक ऐसा इंसान जो बिजनेस के पर्पस के लिए गुड्स खरीदता है, तो इफ़ दे आर अग्रीव्ड बाय दिस, समझो उनको बल्क में उन्होंने कुछ मंगा लिया एंड यू नो देर इज़ सम डिफ़िकल्टी और दे आर अग्रीव्ड बाय दिस, कैन अ बिजनेस पर्सन हु इज़ ट्रेडिंग इन गुड्स अप्रोच अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? No, he will go to the civil court, no? He will definitely go to the civil court. ओके मैम, थैंक यू. मैम जब सिविल कोर्ट की बात चल रही है तो चूँकि आप एक महिला न्यायाधीश के रूप में रही, मेरी बड़ी इच्छा थी, अभी मैं आपसे वही सवाल पूछने वाली थी कि क्या अंतर, जब एक लड़की आप देखिए आपके सामने सवाल पूछ रही है, तमाम लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा अब आ रही हैं इस लॉ के फील्ड में, किस तरह का अंतर आप अपने समय में और अब के समय में पाती हैं? देखिए मैंने जब लॉ किया तो इट वाज 1981 जी. उस वक़्त तो मुझे लगता है कि लड़कियां अलाउड नहीं थी लॉ करने के लिए. जनरली ऐसा रहता था कि लड़कियां लॉ नहीं करती, पर चलिए फॉर वट एवर रीजन्स, मे बी बिकॉज आई हैड अ बैकग्राउंड लाइक दैट, तो मैंने लॉ किया. और ओवर द इयर्स अब मैं देखती हूँ कि लड़के दिखाई नहीं देते, सिर्फ लड़कियाँ दिखाई देती हैं, तो मन में बहुत खुशी होती है. बिल्कुल. तो मुझे लगता है कि इट्स अ रियल वंडरफुल चेंज, यू नो. मतलब उस वक़्त लोग बड़े बुजुर्ग तो बिल्कुल ही लाइक नहीं करते थे जी, शादियाँ तक नहीं होती थी. हाँ ये भी बात है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. इस तरह की एटलीस्ट इस तरह की फीलिंग होती थी जी. बिल्कुल मैम, लेकिन अभी भी चाहे कितनी भी हम रोज़ी पिक्चर देख तो रहे हैं और सच्चाई भी है कि बहुत सारी लड़कियां अब आ रही हैं, लेकिन फिर भी अगर परसेंटेज देखें तो छोटे से लेके ऊपर तक, नीचे से लेके ऊपर तक जुडिशरी में वो परसेंटेज नहीं मिला है अभी भी महिलाओं को. उतना अधिकार, मैं अधिकार नहीं कहूँगी, हिस्सा कहूँगी, उतना हिस्सा नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए. इसके पीछे क्या वजह मानी जाए? इसके पीछे तो माइंडसेट, वो माइंडसेट चेंज करते हुए, वही तो मैंने आपसे कहा है कि 1981 में जब मैंने किया तो थोड़े से लोग थे और अब पूरे वही दिखाई देते हैं. तो अब माइंडसेट चेंज हो गया ना. तो नेचुरली उस चीज़ को जब तक वो टाइम आएगा या वो वाली पोजीशन आएगी तो अभी थोड़ा समय तो लगेगा. बिल्कुल, पर डेफिनेटली हो जाएगा जी. बिल्कुल तस्वीर बदलने वाली है. लेकिन ये भी एक सच है मैम, जब आप ये बोल रही थी, अभी हाल में मैंने एक शो किया था विमेंस डे पे, जब हमने ये पता और सर्वे किया पूरे भारत में और ये पता लगाने की कोशिश की कि जो भारत की अदालतें हैं वो कितनी प्रो विमेन हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा मैम, और बहुत बार शायद आप भी रूबरू हुई होंगी कि हमारी अदालतों में महिलाओं के लिए बेसिक सुविधाएं तक नहीं हैं बहुत जगहों पर. क्या आपको लगता है कि उस पर भी काम करने की ज़रूरत है? अदालतों में और अदालत की बिल्डिंग्स तक को अभी सोचने की ज़रूरत है कि महिलाएं भी यहाँ नहीं है. डेफिनेटली देखिए, ये तो बिल्कुल इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, स्पेशली वॉशरूम्स. और दूसरा जैसे हाई कोर्ट में हमने तो लेडीज़ के लिए क्रशेस का इंतज़ाम किया ताकि मतलब मान लीजिए उनको वो वकालत करती हैं और बच्चे उनके हैं तो वो छोड़ के नहीं आ सकती, तो वो वहीं पे अपने वर्क प्लेस पे क्रशेस क्रिएट किए हैं ताकि बच्चे वहाँ रख दिए जाएं. तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं. लेकिन वो ठीक है आपकी बात, हम उस लेवल पे तो नहीं पहुँचे ना अभी, उसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने बिल्कुल इग्नोर्ड हम चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है. This is about, as you said, endorsement by celebrities. Byju's
is educational online educational platform which has come under fire for giving wrong courses and extracting money from people. That was endorsed by Shah Rukh Khan. Now when you go after BYJU'S, can you also go after Shah Rukh Khan? Is it possible? The question is who wants to do it. That's the whole thing. But then the law doesn't stop you from doing it. Should we go to the consumer court, or this will be another civil action? One may file a writ in the High Court, and one may go to the consumers also. We have so many cases against BYJU'S even in our court. Okay. Yeah, but not against Shah Rukh Khan. So there's no headline. No, of course. मैम, आपने महिलाओं की स्थिति के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी. मैं जब देख रही थी ख़ासकर कानूनी स्थिति पर, मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी. एक तो ये पहला सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय की मूर्ति याद आती है और महिलाएं वैसे भी ज़्यादा न्यायवादी मानी जाती हैं. क्या आपको लगता है कि बीइंग अ लेडी जज वो एक सपोर्ट करता है आपको कानून में, ख़ासकर जस्टिस देने में? वो एक अलग से एक गुण आ जाता है आपके अंदर जब बैठते हैं और सोचती हैं किसी मसले को, ज़्यादा इमोशनल होके या फिर फेयर होके हम सोच पाती हैं? क्या ऐसा लगता है, उसका फ़र्क पड़ता है? देखिए, नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, बट डेफिनेटली मुझे लगता है, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, डेफिनेटली मुझे लगता है आई हैव एन एज. मे बी आई कैन कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन मच बेटर. मैं उसको उस पर्सनल लेवल पे भी उनसे बात कर सकती हूँ. तो दैट हेल्प्स मी अलॉट ना टू फाइंड आउट कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ दिस. तो आई एम वेरी श्योर दैट बीइंग अ वुमन, यू नो, एंड देयर इट हेल्प्स मी अलॉट. बिल्कुल. जब मैं आपकी किताब की बात करी थी मैम, इससे पॉक्सो पे और घरेलू हिंसा पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने बहुत कुछ चीज़ें सामने लाने की कोशिश की हैं. जो वो समस्याएं हैं आज भी हम देखते बहुत सारे विरोधाभासी फैसले आते हैं. अभी भी शायद हम उतने सेंसिटिव नहीं हुए हैं इन दोनों ही मसलों पर जितना होना चाहिए. कहाँ आप कमी महसूस करती हैं? देखिए, मैंने अभी भी पहले भी कहा है और अभी फिर रिपीट ही कर रही हूँ. हमने पॉस्को भी बना दिया है, पॉश भी बना दिया है, लेकिन बात फिर वही है कि हम क्या इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं. वही डिफ़िकल्टी आती है. अब मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट, विशाखा का केस है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, कंपनीज़ हैं, कॉरपोरेट्स हैं. मुझे लगता है अब वहाँ पे भी कई बारी बात स्टार्ट नहीं होती जी. तो अगर वहाँ पे भी बात स्टार्ट नहीं होती तो हम कैसे उसको एंड तक ले जाएंगे? तो इसलिए आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू वर्क फॉर इट. बिल्कुल जी. और जब हम बात करते हैं जस्टिस की, तो मैम ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही मंच पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और उन्होंने ही वो बात कही थी कि एक्सेस टू जस्टिस एक तरह से सपना है और आम आदमी, जो उनका मशहूर एक तरह से ये बात सबके सामने आई कि आम आदमी डरता है जेल खाना, दवा खाना और यहाँ जाने से और वकीलों के पास अदालत में जाने से. आप चूँकि लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़ी रही, आपने ख़ुद बताया कि कैसे आप लोग स्कूलों तक जाके अवेयरनेस फैला रहे थे. एक्सेस टू जस्टिस अभी तक हमारे लिए एक ऐसा सपना क्यों बना हुआ है जो पूरा ही नहीं हो पा रहा है? ऐसा लगता है जैसे वो सितारा ऐसा है जो हाथ में नहीं आ सकता. कहाँ आप बाधाएं देखती हैं उसको लेकर? थोड़ा सा मुझे लगता है आम आदमी के लिए हमारा प्रोसीजर जो है कॉम्प्लिकेटेड है. ऐसा मुझे, मेरी फीलिंग ये है. और महंगा तो बहुत ही है. बिल्कुल. और इसलिए होता क्या है कि जिनके पास वो दोनों चीज़ें हैं तो वो तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं जी. और जिनके पास भगवान ने वो सब नहीं दे रखा तो वो पीछे रह जाते हैं. तो इस वही एक जो हमारा जनरल जो डिफरेंस है ना कि गैप है जो, वही गैप वहाँ पे आके
एक हिंड्रेंस बनता है। बिल्कुल, आपको जानकर खुशी होगी मैम कि ये ILRF जो है वो फ्री लीगल सर्विस देता है, और हमने बड़ी एक ऐप भी शुरू किया है जहाँ पर लोग आम लोगों तक सबसे कम पैसे में और या तो फ्री ये सुविधा मुहैया की जाती है। और मैं आप में आपका भी एक तरह से सहयोग उसमें ज़रूर मांगूंगी आने वाले समय में। ज़रूर। लेकिन मैम जब आपको जब मैं देख रही हूँ, एक महिला को भी देख रही हूँ, एक जस्टिस को भी देख रही हूँ जिसने तमाम तरह के विरोधाभासों को अपने में समेटा है और कई तरह की चीज़ों को खुद देखा है, समझा है और आगे बढ़ा है, क्या आपका मैसेज होगा, एक मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए जो जज बनेंगे, जो वकील बनेंगे, दूसरा मैसेज स्पेशली उन महिलाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं? टू बी फेयरलेस, इन शॉर्ट, जी, टू बी फेयरलेस, जो सबसे मुश्किल है जो सबसे मुश्किल है, बट टू बी फेयरलेस। जी, और अगर कहीं कोई समस्या आ ही जाए, देखिए तो कैसे अगर आदमी को पता है कि मैं ठीक हूँ, मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा एंड आई एम डूइंग इट फॉर द राइट थिंग, जी, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगता है थोड़ा सा फेयर तो ख़त्म ही हो जाता है। बट वैसे भी फेयरलेसनेस आदमी को इनकलकेट करनी चाहिए, तो आगे आदमी बढ़ ही जाता है। बिल्कुल, जिसको कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम मेरे साथ इस मंच पे आने के लिए। थैंक यू। So it was really pleasant to listen Honorable Justice Sangeeta Dhingra Sehgal ji. You see, when I was observing this program as consumer, most of the male members found it difficult to consume. That program has become a kind of women-centric, and that is a kind of deficiency of service, and that is a ground that should be challenged before the consumer courts. Yes, really nice, ma'am, that you simplified everything, and young lawyers, the would-be lawyers, they will find it appropriate whenever they want to practice in the area of consumer law. They can go for the mediation, they can observe that how proceedings are happening in the courts, because that is the first lesson. Unless you go and observe the first hand, it's very difficult for you all to actually practice. So I advise most of you that whenever you have time after your examination, if you can actually go for 1 month or 2 months training, which is a kind of undisclosed without, Madam BAM is also providing certificate, that is a bonus. So if you can do that, it's very good. And not only this, wherever you go, try to focus that you should have the experience of first hand and basic concepts should be clear. So that in that area, ma'am is contributing a lot, and I really congratulate you, ma'am, for doing a wonderful job. Thank you so much. एक बार फिर से एक ऐसे शख्सियत के साथ मुलाकात रही है और बातचीत रही जो केवल जज नहीं बल्कि महिला भी हैं, और महिला मैं जानबूझ के कह रही हूँ, इससे एक संपूर्ण व्यक्तित्व का परिचय मिलता है जिसके अंदर संवेदना है, जिसके अंदर दया है और साथ में न्याय को लेकर न्याय दिलाने का और न्याय को सबके सामने रखने का साहस है। तो अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके सामने होंगी मैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप बने रहिए। नमस्कार।